Hello students, I am Amit Misra. Today I am going to discuss a topic from transformation, and before I begin the session, let me tell you one thing. This is the name of our channel, Injir with Amit sir, and you'll be surprised to know that Injir is a word which I myself have coined. It's a portmanteau word. Means Injir is the combination of two words, English and syrup, and बस ऐसे ही बैठे थे तो लगा कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो पोर्टमैन्ट्यू वर्ड बना दिया गया जो कि अपने ही रहे और किसी का ना रहे, तो इंजीरप बनाया जो कि दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक इंग्लिश का और दूसरा सिरप का। तो एक फनी वे में ऐसे कि जैसे अगर आपको इंग्लिश से प्रॉब्लम है तो दिस चैनल इज अ सिरप फॉर यू, दिस चैनल विल वर्क एज अ सिरप फॉर यू। तो ये आपके लिए एक सिरप का काम करेगा, इसलिए इसको दोनों को मिला करके मैंने इंजीरप विथ अमित सर के बनाया था। ये इंग्लिश और सिरप का एक पोर्टमैन्ट्यू वर्ड है। एक पोर्टमैन्ट्यू वर्ड होता है ना, पोर्टमैन्ट्यू एक वर्ड होता है। पोर्टमैन्ट्यू में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम दो शब्दों को आपस में जोड़ करके पैक करके एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे अभी चलन में है, जैसे विराट कोहली और अनुष्का के नाम को विरुष्का बना दिया गया, और स्मोक और फॉग को मिला करके स्मॉग बना दिया गया जो धुंध होता है, तो इसको पोर्टमैन्ट्यू वर्ड बोलते हैं। ये अभी चलन में भी है, तो वहाँ से मैंने बना दिया था ताकि मेरा जो चैनल का नाम रहे वो पिक्यूलियर रहे, सो दैट ये कई लोगों को ना रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से एक टॉपिक जिसका नाम होगा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। लेट्स मी राइट इट हियर। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हम देखेंगे कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव बनाते हैं। उसके लिए कुछ अलग रूल नहीं होता। जैसे अगर आप एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बना लेते हैं तो फिर असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी भी बना लेंगे, क्योंकि वही नियम लगता है, उसमें अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। और बिफोर आई बिगिन लेट मी टेल यू कि ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें जो भी मैं बताऊँगा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, इवन के ये जो केवीएस आ रहा है, केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी जो भी हो, हर जगह फ्रूटफुल है। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तो हालांकि उनसे ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो भी देखें, उनके लेवल का भी ये वीडियो रहेगा और ये लेक्चर रहेगा। और इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि यू हैव अ नोटबुक एंड पेन विथ यू, so that you can note down all the topics which I am going to discuss here. So without making any delay, let's begin the session. Interchange of exclamatory and assertive sentence। इससे पहले तो ये जान लो कि exclamatory sentence होता क्या है। exclamatory sentence वो होता है जिसमें you make an exclamation, जिसमें आप क्या करते हैं, एक exclamation बनाते हैं। और exclamatory एक sentence होता है, जैसे उसको अगर मैं बताऊँ सिंपल में तो exclamatory is a sentence where you express your strong desire। जहाँ पर आप अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस करते हो, व्यक्त करते हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये स्ट्रॉन्ग डिजायर दुख का हो सकता है, सरप्राइज का हो सकता है, सुख का हो सकता है। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मतलब अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो एक्सक्लेमेटरी होता है। और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट दे, कथन दे, कोई जानकारी दे, कथन बोल दे, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो सभी सेंटेंसेस में यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो फिर वहाँ आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो समझ रहे हैं आप ना, उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें भी सब्जेक्ट वो पहले आता है, वो बाद में रहता है जनरली, लेकिन उसमें वो व्हाट से, हाउ से या किसी एक्सक्लेमेशन से स्टार्ट हुआ रहता है। और उस सेंटेंस में आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम संबोधन बोलते हैं, ये मिलेगा ही मिलेगा। इन असर्टिव सेंटेंस यू वोंट फाइंड एक्सक्लेमेटरी exclamation mark, rather you are going to have a full stop at the end of it। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आज हम सीधा रूल पे चलते हैं कि कैसे हम एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ये पहला रूल जो रहेगा उसको नोट करना आप लोग। पहला रूल जो रहेगा उसमें क्या होता है कि रूल नंबर 1, पहले रूल में अगर मान लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हमारा है, जो व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है,
किससे स्टार्ट होता है, व्हाट या हाउ से। अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है और इसके बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग है, इसके बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग है, ध्यान सुनना और लिख लेना आपकी, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ जैसे शब्दों से शुरू होता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जब उसको असर्टिव बनाएंगे, हम असर्टिव हमको बनाने को कहता है, और जब हम असर्टिव बनाएंगे तो उस व्हाट और हाउ को हटा देंगे, और व्हाट और हाउ को हटा करके हम उसके स्थान पे वेरी शब्द का प्रयोग करेंगे, इस वेरी शब्द का, और ये एडजेक्टिव इस वेरी के बाद हम लोग लिखेंगे। और हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, जो उसकी बनावट रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है और वो बाद में होता है, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब आया है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब आप सबसे पहले इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को आप लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के बाद आप इस व्हाट और हाउ को हटा करके आप वेरी शब्द लगाएंगे, और वेरी के बाद आप उस एडजेक्टिव और जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब जो रहे उसको आप लिख देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप नोट करना। नियम यह है कि एक बार फिर से मैं बता दूं कि व्हाट और हाउ के बाद अगर किसी एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग हुआ है और उसको असर्टिव बनाने को कहता है, तो आप क्या करेंगे, इस व्हाट और हाउ को हटा देंगे और इसके स्थान पर वेरी लगाएंगे, और सेंटेंस के ऑर्डर को, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको असर्टिव कर देंगे। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले वो बाद में। आई थिंक इट इज क्लियर। तो लिखते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, देखना आप एग्जाम्पल। जैसे अगर आ गया कि what a lovely flower it is, what a lovely flower it is। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए कि ये जो वाक्य है वो किससे स्टार्ट हुआ है, व्हाट से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद क्या आया है, लवली। लवली क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक एडजेक्टिव है, और इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, डी साइलेंट ओवर देयर, तो ये एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब है वो बाद में आया है, उसके साथ साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको संबोधन मार्क कहते हैं, ये भी आया है। ये इसका एकदम सबसे मतलब इसकी बड़ी पहचान है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होती है इसकी बड़ी पहचान है। तो अब हमको क्या कहेगा, एग्जाम में कह देगा कि इसका असर्टिव बनाइए, असर्टिव बनाइए। तो असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसको सबसे पहले लिख देंगे, हम लिख देंगे इट इज, उसके बाद इस व्हाट या हाउ जैसे शब्द रहेंगे उसको हटा देंगे, और अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव आया है, माइंड माई वर्ड्स व्हाट आई एम स्पीकिंग, अगर उसके बाद कोई एडजेक्टिव आया है तो उस व्हाट और हाउ के स्थान पर आप वेरी लगाएंगे, तो जाके वो उसका अर्थ वही रहेगा, इट इज वेरी लवली फ्लावर, क्या हो जाएगा, इट इज वेरी लवली फ्लावर, ये जो फ्लावर है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, इट इज अ वेरी लवली फ्लावर, इट इज अ वेरी लवली फ्लावर। अब ये आपका वाक्य जो है असर्टिव बन गया। आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट पहले है, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है वह बाद में है, व्हाट और हाउ के स्थान पे आपने वेरी लगा दिया, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वर्ड था फ्लावर उसको आपने लिख दिया, तो ये असर्टिव बन गया। ऐसे ही अगर एग्जाम में आता है तो आप कर लेंगे, और बहुत आसान रहता है, बस कुछ नियम और कुछ नुआंसेस आपको जानने होते हैं, बाकी एवरीथिंग इज इजी इजी। तो इसमें इट इज़ अ वेरी लवली फ्लावर ये बन गया। आगे देखते हैं हम, ऐसे ही इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, इसको मिटा रहे हैं। और पहली बात तो मैं ये बता दूं, पहली बात तो अपने आप को कि ये पहला वीडियो है व्हेन आई एम फेसिंग बिफोर, मतलब व्हेन आई एम फेसिंग कैमरा। इसके पहले तो वैसे बनाता था, लेकिन आज पहला वीडियो रहेगा जिसमें पढ़ाते हुए मैं कैमरे के सामने हूँ, तो थोड़ी बहुत वो रहता है कि पहला है कैसे जाएगा, पर आई होप कि एवरीथिंग विल बी बेटर, एंड इफ़ यू ऑल आर विथ मी देन इट हैज़ टू बी बेटर। इसको बेटर होना ही पड़ेगा अगर आप साथ में हैं तो। देखते हैं इसमें जो दूसरा नियम रहता है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या आ जाता है, इसमें ये आता है कि जैसे व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो हम वेरी कर देते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव ना आकर के नाउन आ जाए तब क्या करेंगे। अगर एडजेक्टिव आया तब तो ठीक है, अगर एडजेक्टिव नहीं आता, अकेले नाउन आता है, तब हम वेरी नहीं लगाएंगे, ग्रेड लगाएंगे। नियम वही सब रहेगा कि असर्टिव सेंटेंस में बदलते हुए सब्जेक्ट को पहले लिखते हुए वर्ब को बाद में लिखते हो, उसके बाद व्हाट और हाउ के साथ वो जो वर्ड है उसके साथ ग्रेड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे व्हाट आ गया और इसके बाद कोई नाउन आ गया, एडजेक्टिव नहीं आया, तो हम क्या क्या करेंगे, सारा नियम वही रहेगा। तो उसके लिए हम इस व्हाट के स्थान पर ग्रेड शब्द का प्रयोग कर देंगे। बाकी हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा वो असर्टिव में कर देंगे। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले और वो बाद में कर देंगे।
जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ उसका, जैसे आ गया कि व्हाट अ मैन, जैसे आ गया व्हाट अ मैन। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर नहीं रहता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया नहीं रहता है, लेकिन आपको अब बनाना रहता है, तो आप सेंस के आधार पर उसको सब्जेक्ट और वर्ब आप समझेंगे, और असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त मेक श्योर यू आर राइटिंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑल द वर्ड्स, ऑल अदर वर्ड्स। तो उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें व्हाट अ मैन आ गया, अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर नहीं है, लेकिन आपको सेंस के अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट अ मैन, मैन है तो ही रहेगा सब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट मैन। ये बन गया, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क केवल और केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही रहता है, और इसमें असर्टिव सेंटेंस में नहीं रहता। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो ये हो जाएगा ही इज अ ग्रेट मैन। जैसे और जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है, उसको आपको सेंस के अकॉर्डिंग क्लियर करना पड़ता है। उसको जैसे मैं कह दूं कि हाउ फूलिश, ऐसे कर दें हाउ फूलिश, ये इस वाले रूल का इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इस वाले रूल से नहीं है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है, उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर करना रहता है। जैसे आ गया हाउ फूलिश, इतना बोल दिया, तो वो कहना चाहता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं बड़ी मूर्खतापूर्ण हो रही हैं, तो हाउ फूलिश, कितना मूर्ख है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर कर देंगे। असल में ये कहना चाह रहा है कि हाउ फूलिश इट इज, क्या कहना चाह रहा है, हाउ फूलिश इट इज, और वो हाउ फूलिश इट इज पूरा ना बोल करके उसने शॉर्ट में बोल दिया हाउ फूलिश। तो इसको आप जब इसका सर्टिव सेंटेंस बनाने लगेंगे, उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे इट इज, क्योंकि ये फूलिश एडजेक्टिव है तो इसके स्थान पे वेरी लिख देंगे और लिख देंगे इट इज वेरी फूलिश। तो ये आपका सर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, एकदम सिंपल। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे और उसके सामने फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई थिंक यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। लेट मी डिलीट इट एंड देन प्रोसीड फर्दर। अब इसके बाद का जो रूल है उसमें आप लोग लिखिए कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, रूल लिखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ या ओ दैट या इफ ओनली या वुड दैट या हैड या वर एटसेट्रा से प्रारंभ, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ दैट इफ ओनली वुड दैट हैड वर इन सब से प्रारंभ होता है, तो जनरली इसका मतलब होता है इफ, इसका मतलब जनरली इफ रहता है। अगर इनसे प्रारंभ होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और तो हम क्या करेंगे, इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हम इनके स्थान पर इन शब्दों को हटा देंगे। इनमें से अगर कोई शब्द आता है तो उसको हटा देंगे, और उसके स्थान पर हम लिख देंगे आई विश। क्या लिख देंगे, आई विश। और आई विश लिखने के बाद इसके बाद का जो सेंटेंस रहता है, उस सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उस सेंटेंस को हम लोग उतार लेंगे। क्लियर, आई विश लिख करके हम उस सेंटेंस को उतार लेंगे, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर ओ दैट इफ ओनली वुड दैट हैड वर वगैरह आता है तो इसका मतलब इफ होता है, पहले तो ये जान लो कि इसका मतलब इफ होता है, और इनको हटा करके हम उसके स्थान पर लिख देते हैं आई विश, और उस सेंटेंस को उतार लेते हैं, तो हमारा बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लिख लेना, एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और वीडियो रोक करके आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। आप देखिए, जैसे मैंने बोला कि ओ दैट आई वर अ किंग, ओ दैट आई वर अ किंग, ये सेंटेंस जो है वो सब्जेक्टिव मोड में है, जिसमें आप पूरी कल्पना करते हैं। वो कहता है कि अरे काश, काश मैं राजा होता, ओ दैट आई वर अ किंग। तो अब इसका असर्टिव सेंटेंस हमको बनाना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये ओ दैट को हटा देंगे और इसके स्थान पे हम लिख देंगे आई विश। क्या लिख देंगे, आई विश। उसके बाद आई विश, उसके बाद इसको आई विश आई वर अ किंग, ये उतार लेंगे, तो सेंटेंस जो कहते उतार लेंगे तो बन जाएगा। अब असर्टिव बन गया। अंत में आप एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये पंक्चुएशन का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आई विश आई वर अ किंग, ये सेंटेंस बन गया असर्टिव। ओ दैट आई वर अ किंग, इसका हो जाएगा आई विश
आई वर अ किंग। इसी तरीके से और जैसे उसमें जितने सब बताए थे, कोई भी आता है उसको हटा करके आप उसके स्थान पे आई विश लिख देंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अगर वो कहता है इफ ओनली, कहता है इफ ओनली, इफ ओनली यू वर हियर, यू वर हियर, और इसके आगे भी कुछ सेंटेंस दे सकता है। तो आई वुड हैव, वी वुड हैव एंजॉयड, ऐसा करके कुछ दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्या करेंगे हम, जैसे इफ ओनली यू वर हियर, काश तुम यहाँ होते, तो इसका क्या हो जाता, इसका इफ ओनली के स्थान पे आप लिख देंगे आई विश, आई विश यू वर हियर, यू वर हियर, फुल स्टॉप लगा देंगे तो वाक्य बन जाएगा। कहने का मतलब कोई भी शब्द आता है ओ दैट, वुड दैट, इफ ओनली, वर, ये सब पहले आ जाते हैं तो इनका मतलब इफ होता है। इनको हटा करके हम उनके स्थान पर आई विश लिख देंगे तो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा, बाकी के सेंटेंस को उतार लेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 2 रहा। आई थिंक यू गॉट दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और इसको आप लिखते रहिए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें लिखिए, एग्जाम्पल भी लिखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सब कुछ देन बॉबीज और अंकल देखते हैं इसको। इसके बाद वाला रूल लिखिए आप, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या आता है, रूल नंबर 3 में यह आता है जैसे अगर सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। ये एक्सक्लेमेटरी जो होता है ना, असल में ये एडजेक्टिव होता है, इसका वर्ब फॉर्म जो होगा वो एक्सक्लेम होगा। क्या होगा, एक्सक्लेम होगा। एक्सक्लेम का मतलब होता है आश्चर्य से कहना। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। तो ये आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आना चाहिए। जैसे जनरली हम करते क्या है, किसी भी शब्द को पढ़ते हैं, उसको कहीं से भी देखेंगे, उसका मीनिंग देख लेते हैं, जो कि उतना ही नहीं करना है आपको। उस शब्द से जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं वो भी आपको आने चाहिए। उस शब्द के पीछे जो ग्रामर होता है वो भी आप देखिए। तो शब्दों की जो पूरी पड़ताल है वो यहीं तक नहीं खत्म होती, उसका मीनिंग देख लिए हो गया काम। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानिए, उससे अलग अलग जो ग्रामर के नियम बनते हैं उसको जानिए। जैसे एक्सक्लेमेटरी है, ये एडजेक्टिव है, इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो एक्सक्लेमेशन होगा और इसका जो वर्ब फॉर्म होगा वो एक्सक्लेम होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो जाएगी। तो आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो देखते हैं, यदि आप नियम लिखिए कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ टू बी से स्टार्ट हो, ओ टू बी से स्टार्ट हो, उसके बाद कोई शब्द लिखा हो, मतलब ओ टू बी प्लस कोई वर्ड्स हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा ही। अगर वाक्य की बनावट ऐसे है, ओ टू बी, उसके बाद कोई शब्द, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग ओ टू बी से हुई है, उसके बाद कोई शब्द आया है, तो वही पुराना नियम में, मतलब जिसमें हम आई विश करते थे, सेम थिंग यहाँ भी रहेगा। इस ओ टू बी के स्थान पर, ये जो ओ टू बी रहेगा, इसके स्थान पे हम लिख देंगे आई विश। असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त इसके स्थान पे हम लोग लिख देंगे आई विश। उसके बाद हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, और सब्जेक्ट लिखने के बाद सब्जेक्टिव मोड में हमेशा वो प्लूरल ही होता है, तो हम लिख देंगे वर, और वर लिखने के बाद ये जो वर्ड्स रहेगा उसको उतार लेंगे। ये जो हमारा वर्ड्स रहेगा इसको हम उतार लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, ताकि ऐसे अगर आता है कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर में मिलता है तो उसको आप इस स्ट्रक्चर में बदल सकें। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, ये नोट करने से पहले ये भी जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि वो आपको अलग से ये पढ़ा करके फिर इसका ये बनाना सिखाए। अगर आप इसका ये बना सकते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप इसका ये भी बना लेंगे। उसका कोई पार्टिकुलर नियम नहीं पढ़ना पड़ता, एक ही बार पढ़ना पड़ता है और वो घुमा के आपको पूछता है। तो आप एक बार अगर पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, प्रैक्टिस किया है, तो चाहे जैसे भी पूछे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव पूछे, चाहे असर्टिव का एक्सक्लेमेटरी पूछे, यू विल बी एबल टू डू दैट, सॉल्व दैट इन अ जिफी। उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर ओ टू बी से स्टार्ट हो, उसके बाद कोई शब्द हो, तो हम आई विश लिखेंगे, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ का जो शब्द रहेगा वो शब्द लिख देंगे हम। यहाँ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे कहता है ओ टू बी क्वीन, ओ टू बी क्वीन, ओ टू बी अ क्वीन, जैसे यहाँ आ भी रहता है, ओ टू बी अ क्वीन, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सॉरी, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ, ओ टू बी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर कोई शब्द है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे आई विश, आई विश लिख देंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एक आ जाएगा आई विश आई, उसके बाद आप वर्ड लिख देंगे आई वर अ क्वीन, आई विश आई वर अ क्वीन। ये क्लियर आ रहा है ना उसमें वीडियो में?
ये पूरा है ना सेंटेंस वहां तक? ठीक। आई विश आई वर अ क्वीन, काश मैं एक रानी होती। तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नहीं तो आप हमको एज्यूम कर लेंगे सब रानी होते। हाँ मतलब राजा रानी, समझ रहे हैं? तो आई विश आई वर क्वीन, तो उसका आई वर क्वीन हो जाएगा। ये ग्रामर का देखिए आप, अगर ओ टू बी से स्टार्ट होता है उसके बाद कोई शब्द है तो इस ओ टू बी के स्थान पे आप आई लिखेंगे, आई विश लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख के वर्ड लिख करके अनदर वर्ड्स, आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये नियम भी आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले नियम पर। इसको मिटा दें, वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नियम लिखना आप लोग, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, अलास या अलास दैट, ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलास या अलास दैट आ जाए या हुर्रा आ जाए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन से स्टार्ट होता है, ये एक्सक्लेमेटरी जो शब्द हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, इनसे स्टार्ट होता है। जैसे अलास हो गया, अलास दैट हो गया, हुर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया, और फाइव हो गया, इन सब से एक्सेट्रा से स्टार्ट होता है। तो भाव के अनुसार हम उसको लिखते हैं, वहाँ पर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा करके, एडजेक्टिव लगा करके हम भाव के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, वो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह आती जाती है, कोई दिक्कत है नहीं, आप इसको नोट करिए, उतना आवाज़ आपको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। हाँ, जब आप बहुत परसिवियर्ड होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, नथिंग कैन स्टॉप यू, नो हर्डल कैन कम इन ऑन द पाथ ऑफ योर सक्सेस, ऑन द पाथ ऑफ योर हार्ड वर्क। अगर आप अपने हार्ड वर्क के रास्ते पर हैं तो वहाँ पर कोई हर्डल आ नहीं सकता, इफ़ यू हैव परसिवरेंस इन योर हार्ट। ठीक है, ये अलास अगर आ जाता है तो पहले तो ये जान लो कि अलास और अलास दैट जो होता है ये दुख प्रकट करने के लिए होता है। आप बहुत सैड होते हैं तो आप अलास बोलते हैं, अलास दैट बोलते हैं। खुश होते हैं तो हुर्रा बोलते हैं, किसी को प्रेज करना होता है तो ब्रेवो बोलते हैं, और कोई चीज़ आपको बहुत जैसे कंटेम्प्टेबल लगती है, बहुत घृणास्पद लगती है, तो उसके लिए आप फाई बोलते हैं, फाई करके बोलते हैं। तो ये भाव रहेगा, उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब देखिए इसके लिए नियम लिखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अलास, अलास दैट, हुर्रा, ब्रेवो, फाई आदि जैसे शब्दों से स्टार्ट होता है, इन शब्दों से स्टार्ट होता है, तो अलास के स्थान पर, अलास या अलास दैट के स्थान पर हम लिख देते हैं इट इज सैड। क्या लिख देते हैं? इट इज सैड। चाहे आप इतना ही अकेले लिख दीजिए इट इज सैड, तब पर भी सही है। इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहे तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज सैड टू थिंक दैट। क्या लिख देंगे आप? इट इज सैड टू थिंक दैट। इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर अलास आता है या अलास दैट आता है तो उसके स्थान पे आप लिख देंगे इट इज सैड टू थिंक दैट। और अगर आप इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो आप इतना, इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप ओमिट कर सकते हैं, आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, नो नो इश्यू। इट इज सैड या इट इज सैड टू थिंक दैट, वो तो करेक्ट। और अगर हुर्रा आ जाता है अलास या अलास दैट के स्थान पे तो आप इसको कर देंगे। अगर हुर्रा आ जाता है तो उसके स्थान पे आप क्या करेंगे? आप कर देंगे इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। क्या कर देंगे? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। देखो, अगर आपके वाक्य एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत अलास से होती है या अलास दैट से होती है तो उसके स्थान पे आप लिख देंगे इट इज सैड, या लिख देंगे इट इज सैड टू थिंक दैट, और इसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा उसको आप उतार लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो आप इसके स्थान पे ये लिख देंगे। अगर हुर्रा आता है तो आप इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे लिख देंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। ये पूरा शब्द जो है, जो वाक्य है, इसको लिख देंगे। उसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा उसको आप उतार लेंगे। अगर ब्रेवो आ जाता है, जैसे ये ब्रेवो है, तो आप ब्रेवो के स्थान पर, इसके स्थान पे आप लिख देंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस। क्या लिख देंगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस लिख देंगे। और ये प्रेस लिखने के बाद यहाँ दैट लगा करके आप वो दूसरा वाक्य उतार लेंगे, जो उसके बाद का सेंटेंस रहता है उसको आप उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस लिख देंगे अगर ब्रेवो आया है तो। और अगर वहीं पर फाई आ गया है तो फाई का मतलब तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, छी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है उसको हम सिखाते रहते हैं, जैसे मान लो उसने कुछ गंदी चीज उठा लिया, हम कहते हैं छी, इसको फेंक दो, फेंक देता है, तो कुछ उसके लिए फाई शब्द बोलते हैं हम, फाई फाई करके इंग्लिश में।
तो अगर मान लो फाई आ जाता है तो क्या करेंगे आप, तो फाई आ जाता है तो उस फाई के स्थान पर आप लिख देंगे इट इज कंटेम्प्टिबल। क्या लिख देंगे, इट इज कंटेम्प्टिबल, CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टिबल लिख देंगे। उसके बाद सेम, उसके बाद दैट, मतलब सेम मतलब ये कि उसके बाद दैट लिख करके जो बाकी का सेंटेंस रहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको आप उतार देते हैं तो असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। आप लिख देंगे इट इज कंटेम्प्टिबल दैट। और अगर आप इट इज कंटेम्प्टिबल नहीं लिखना चाहते तो उसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट। दोनों सेम ही चीज है। इट इज कंटेम्प्टिबल ये घृणास्पद है, और इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ये एक घृणा की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट ये घृणा का विषय है, ऐसा करके। तो चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, फाई आने पर दोनों सही है। फाई आने पर चाहे आप इट इज कंटेम्प्टिबल लिख दें, चाहे आप इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट लिख दें, वो भी सही है। क्लियर, ये आप लिख लें। अलास के आने पर इट इज अ मैटर ऑफ, अलास के आने पर आप लिखेंगे इट इज सैड टू थिंक दैट, या लिख दें इट इज सैड अकेले, तब पर भी सही है। बुर्रा आने पर आप लिख दें इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। ब्रेव आने पर आप लिख दें इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, उसके बाद सेंटेंस लिख लेंगे। फाई आने पर आप लिख सकते हैं इट इज कंटेम्प्टिबल, या आप चाहे तो लिख सकते हैं इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, सही है। उसके बाद के जो सेंटेंस रहेंगे उसको आप जो करते हैं उतारेंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल, देखते हैं एग्जांपल। इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो रोक करके उसको लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि फाई 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 इट इज, या दूसरा सेंटेंस जैसे मैं कोई बोलूं, फाई फाई यू हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट, योर शर्ट, फाई फाई यू हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट। तो हम कहते हैं छी छी आपने शर्ट जो है स्पॉइल कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे फाई फाई आ गया तो इसको हम हटा देंगे। अब इसको असर्टिव बनाने के लिए आपको कहेगा तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पे लिख देंगे, चाहे आप इट इज कंटेम्प्टिबल लिख दें, चाहे आप इट इज अ मैटर ऑफ कंटेम्प्ट लिख दें, दोनों सही है। तो जैसे मैं इट इज कंटेम्प्टिबल लिखता हूँ, इट इज कंटेम्प्टिबल, इट इज कंटेम्प्टिबल, स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए, CONTEMPTIBLE, इट इज कंटेम्प्टिबल। उसके बाद आप लिख देंगे दैट, उसके बाद ये जो सेंटेंस रहेगा इसको आप उतार लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाई फाई हटा देंगे, उसके स्थान पे आप लिख देंगे इट इज कंटेम्प्टिबल। उसके बाद वो जो बाकी का सेंटेंस रहेगा उसको आप लिख लेंगे, इट इज कंटेम्प्टिबल दैट यू हैव स्पॉइल्ड, इसको हो जाएगा यू हैव स्पॉइल्ड, यू हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट, यू हैव स्पॉइल्ड योर शर्ट। उसके बाद अंत में जैसा कि आप जानते हैं कि फुल स्टॉप लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप ही आता है। ओके, नोट कर लें इसको, इसको नोट कर लें आप, वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा रहा हूँ और आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके आगे का जो नियम है उसको हम लोग देखते हैं। ये रूल नंबर 4 था, इसके बाद हम लोग रूल नंबर 5 देखते हैं। एक चीज़ और कि ये जान लें कि सब कुछ आसान है, बस कुछ नुआंसेस, कुछ नियम आपको देखने हैं, कुछ थोड़े से प्रैक्टिस करने हैं। बाकी बॉब इज़ योर अंकल, अंग्रेजी में एक फ्रेज चलता है बॉब इज़ योर अंकल, थोड़ा सा इनफॉर्मल है, मैं बता दूं आपको। बॉब इज़ योर अंकल आप तब बोलते हैं जैसे किसी ने आपसे रास्ता पूछा कि यार हमको वहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, और पोस्ट ऑफिस पे जाने के लिए वो आपसे कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस का एकदम नियरेस्ट रास्ता बताइए। तो आप उसको कहेंगे ऐसा है कि आप जाइए 10 कदम वहाँ से जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, उसके बाद फिर बताएंगे कि बाएं मुड़ने पर आपको एक जो स्कूल मिलेगा, स्कूल के बगल में ही पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ आप पहुँच जाएंगे। देन बॉब इज़ योर अंकल, बॉब इज़ योर अंकल का मतलब ये कि तब आप अपना लक्ष्य प्राप्त, मतलब यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड टू, आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे। तो ये कहने का एक तरीका होता है बॉब इज़ योर अंकल, कि यू हैव अचीव्ड योर गोल। तो ये होता है बॉब इज़ योर अंकल, थोड़ा इनफॉर्मल होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मैं पानी पीना चाहता था पर ठीक है, पढ़ाना है तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 5 में आप ये लिखिए, रूल नंबर 5 में, उसके बाद आप 5 है ना, हाँ 6 हो गया, कोई दिक्कत। मैं थोड़ा सा रूल का संख्या बोल रहा हूँ, बच्चे बता रहे हैं ये क्लास में। पहली बात तो ये क्लियर कर दूँ, ये वीडियो जो है
कोचिंग क्लास नहीं बन रहा है, पहली बार है तो कोई दिक्कत। इसमें क्या होगा, रूल नंबर 6 है ना, रूल नंबर 6 है। हाँ अरे बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। 5 है ना? हाँ 6 है। नहीं सर 6 है। 6 है सर। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग जानिए, इन लोग का छोड़िए लोग। रूल नंबर 6 है, चलो रूल नंबर 6 है या 5 है जो भी हो, हम लोग हमको तो पढ़ना है तो देखते हैं उसके। जैसे अलास वगैरह आता है तो हम ये कर देते हैं। और अब क्या होता है, यदि अब इसके आगे आप ये नियम जानो, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके आगे का नियम लिखना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ होता है, दैट से आरंभ होता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ होता है, या यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ होता है या दैट ना करके वो उसके स्थान पर इन्फिनिटिव से स्टार्ट होता है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ होता है या किसी इन्फिनिटिव से आरंभ होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्किंग एज नाउन। इन्फिनिटिव का मतलब होता है जो टू से स्टार्ट हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, उसके बाद वो नाउन का काम करता है। एक्चुअली इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इन्फिनिटिव, एक जेरेंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव नाउन होता है, जेरेंडियल इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का रोल का भी काम करता है। तो इन्फिनिटिव जो होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है। तो ये जानो, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ होता है तब पर भी वही नियम लगेगा। और यदि जो मैं बताने वाला हूँ, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट से आरंभ हो या इन्फिनिटिव INFINITIV इन्फिनिटिव से आरंभ हो, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव से आरंभ हो, तो हम उसको बदलते वक्त अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सब आ जाएं तो इसको असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, इस दैट को हटा देते हैं और इस इन्फिनिटिव को भी हटा देते हैं। और इस इन्फिनिटिव को हटाने के बाद हम उसके स्थान पर लिख देते हैं इट इज स्ट्रेंज। क्या लिख देते हैं, इट इज स्ट्रेंज लिख देते हैं, इट इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज लिखने के बाद दैट लगा करके अब ये जो दैट के बाद का जो सेंटेंस था, ये जो दैट के बाद का सेंटेंस था उस सेंटेंस को लिखते हैं हम। और इन्फिनिटिव के बाद तो जो अगर दैट से आरंभ हुआ है तब तो उसके बाद सेंटेंस आएगा, तो वो आप इट इज स्ट्रेंज दैट के बाद उस सेंटेंस को जो का त्यों लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर इन्फिनिटिव से आरंभ हुआ है तो इन्फिनिटिव के बाद यहाँ पर कोई जेरंड आया रहेगा। क्या आया रहेगा, जेरंड। जेरंड का मतलब ये होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा ING जो होता है वो नाउन का काम करता है, वो आपका जेरंड होता है, वो जेरंड होता है। तो इन्फिनिटिव के बाद कोई जेरंड आ जाएगा, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, इस जेरंड को एक वाक्य में बदल देंगे, और वो वाक्य जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसमें एक ही मॉडल ऑक्सिलरी लगेगी शुड। जैसे मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, उसमें इट इज स्ट्रेंज लिखेंगे, उसके बाद आप एक सब्जेक्ट लिखेंगे, जो वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, उसके बाद आप शुड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शुड। और शुड लिखने के बाद आप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसको लिखेंगे, और जो अदर वर्ड्स आ जाएंगे उसको आप लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत दैट से होती है या इन्फिनिटिव प्लस जेरंड से होती है, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हम सबसे पहले दैट या उस इन्फिनिटिव को हटा देते हैं, उसके स्थान पे इट इज स्ट्रेंज दैट लिखते हैं। उसके बाद ये जो जेरंड आया रहता है उसको हम हटा करके यहाँ एक सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शुड लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और अगर वो दैट आया है तो दैट के बाद तो सेंटेंस लिखा ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उस दैट के बाद वाले सेंटेंस को एज इट इज, क्यों का त्यों, लिसन टू व्हाट आई एम स्पीकिंग, सुनना क्या बोल रहा हूँ। दैट के बाद का जो सेंटेंस रहेगा उसको ज्यों का त्यों आप यहाँ इट इज स्ट्रेंज दैट के बाद लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप वीडियो रोक करके। आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल देखना आप, जैसे मैंने कहा कि दैट यू शुड कम हियर, दैट यू शुड कम हियर। इसका अर्थ ये होता है कि आप यहाँ आएंगे। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अटपटी बात है कि आप यहाँ आएंगे। आप बड़े लोग हैं, आप कैसे आ सकते हैं, आपको आपके पास तो हमें आना चाहिए, आपको थोड़ी। दैट यू शुड कम हियर, कि आप यहाँ आएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इस दैट को हम हटा देंगे, इसके स्थान पे हम लिख देंगे इट इज स्ट्रेंज। क्या लिख देंगे, भाव के अनुसार लिख देंगे इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज लिख देंगे। उसके बाद दैट लिख करके जैसे मैंने बताया कि आप इसको उतार लेंगे, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर।
उसके बाद अंत में आप फुल स्टॉप लगा देंगे तो आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। दैट यू शुड कम हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट यू शुड कम हियर, इसको आप लिख लें। उसके बाद मैं जो इन्फिनिटिव से प्रारंभ होता है उसको भी बता देता हूँ। नोट हो गया ना, ये मिटा देना इसको, देखते हैं। जैसे अगर इन्फिनिटिव से स्टार्ट हो, जैसे कह दें कि टू थिंक ऑफ गोइंग देयर, टू थिंक ऑफ गोइंग देयर, इतना बोल के फुल स्टॉप आ जाए, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, ऐसे आ जाए। टू थिंक ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने के बारे में सोचना, मतलब वहाँ जाना ही बड़ा अजीबोगरीब है, बहुत अटपटी बात है। मैं कहता हूँ वहाँ जाने के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। इसका क्या हो जाएगा, इसके ये जो इन्फिनिटिव रहता है इसको हटा करके हम इसके स्थान पे लिखते हैं इट इज स्ट्रेंज। क्या लिख देंगे, इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज। और ये जो टू थिंक रहे, इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड गो देयर, वी शुड गो देयर, फुल स्टॉप लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट अक्सर आप भाव के अनुसार, जैसे यहाँ पर भी आ गया तो वो छिपा रहता है, आप समझ जाएंगे सेंटेंस। टू थिंक ऑफ गोइंग देयर, या आप बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए भी ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आप भी लिख देंगे। या फिर यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट दे करके वो दिया रहता है तो उससे भी क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ से एकदम क्लियर है कि इट इज सेइंग दैट वी शुड गो देयर, तो सब्जेक्ट आप भाव के अनुसार लगा देंगे। और जैसे ये टू थिंक जो है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो उसको, इस टू थिंक को यहाँ लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज स्ट्रेंज टू थिंक, इट इज स्ट्रेंज टू थिंक दैट वी शुड गो देयर, ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको हटा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी का मैं एक एग्जांपल और अगर बताऊं आपको, जैसे ये बता दूं कि टू इमेजिन, टू इमेजिन इज कमिंग हियर, ऐसे आ जाएगा, इज कमिंग हियर, टू इमेजिन इज कमिंग हियर। अब यहाँ पर ये देखिए, टू इमेजिन इज कमिंग हियर, उसका यहाँ आना अनुमान लगाना, उसका उसके यहाँ आने के बारे में अनुमान लगाना, कल्पना करना, उसके यहाँ आने के बारे में कल्पना करना, सोचना, विचार करना। तो ये तो एकदम अजीब है, मतलब वो यहाँ आ नहीं सकता। जब आपको ऐसा कुछ बोलना हो कि अगला इंसान ये कर नहीं सकता, या फिर ऐसा मतलब कोई पार्टिकुलर चीज़ ये हो ही नहीं सकती और इसके बारे में सोचना भी अजीब है, तब उस अर्थ में आप ऐसे बोलते हैं, जैसे टू इमेजिन इज कमिंग हियर, उसका यहाँ आने के बारे में कल्पना करना, मतलब इट इज स्ट्रेंज टू इमेजिन दैट, इसको इमेजिन करना स्ट्रेंज है, अजीब है। इसका हो जाएगा, इसको हटा देंगे, आप इसके स्थान पर लिख देंगे इट इज स्ट्रेंज। क्या लिख देंगे, इट इज स्ट्रेंज। उसके बाद दैट लगा करके आप इसको वाक्य बना देंगे, हिज कमिंग हियर, इसका हो जाएगा ही शुड कम हियर। क्या हो जाएगा, ही शुड कम हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड कम हियर, ऐसे हो जाएगा। मैंने बताया ना कि यहाँ एक जो सब्जेक्ट आएगा वो भाव के अनुसार, देखो यहाँ हिज था तो इसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो ही हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने बता दिया, तो अगर आप उसको देखेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, यहाँ से पढ़ने के बाद रीडिंग फ्रॉम हियर वो आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेजिन इज कमिंग हियर, उसका यहाँ आना, उसके बारे में कल्पना करना, तो इसका हो जाएगा इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड कम हियर, इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड कम हियर। ओके, नोट इट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थोड़ा बोलते बोलते मुझे लगता है कि पानी थोड़ा ज़रूरी है पीना। हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना, बोलने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद का रूल लिखना आप, इसके बाद का रूल लिखना, उसमें लिखना यदि वाक्य की बनावट, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट, ऐसे लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट वर्ड, यहाँ पर कोई शब्द हो, कोई वर्ड हो, उसके बाद फिर एंड हो, कंजंक्शन एंड हो, उसके बाद फिर कोई शब्द हो, ऐसे, यदि उसके बाद लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो,
यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट ऐसे हो, वर्ड, उसके बाद फिर यहाँ कोई शब्द रहेगा, उसके बाद फिर एंड रहेगा, उसके बाद फिर शब्द रहेगा, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट ऐसे है तो उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त, इसको लिख लेना, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट वर्ड प्लस एंड प्लस वर्ड हो तो उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं इट इज, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लिखेंगे, जैसे आप चाहें तो इट इज शॉकिंग लिख दें, या शॉकिंग में लिख करके आप अर्थ के अनुसार वंडरफुल लिख दें, वंडरफुल, आप वंडरफुल लिख दें तब पर भी सही है, या आप इट इज शॉकिंग वंडरफुल, या आप मीन लिख दें, तो वो अर्थ के अनुसार आप लिख सकते हैं, चाहे आप इट इज शॉकिंग लिख दें, चाहे आप इट इज वंडरफुल लिख दें, चाहे आप इट इज मीन लिख दें, तो वो सही रहेगा, अर्थ के अनुसार थोड़ा देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप शॉकिंग लिखें, चाहे वंडरफुल लिखें, चाहे मीन लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? पहले एक चीज़ ये जान लो कि वाक्य की बनावट ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसे रहेगी तभी आप उसको ये करेंगे। अगर वाक्य की बनावट कोई शब्द है, उसके बाद एंड है, फिर कोई शब्द है, तो हम क्या करेंगे, उसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले लिख देंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे इट इज शॉकिंग, या वंडरफुल लिखेंगे इट इज वंडरफुल, या मीन लिखेंगे इट इज मीन, तो इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। और एक इसको लिखने के बाद ये जो वर्ड और ये जो दोनों वर्ड और वर्ड आए रहते हैं यहाँ पर, इसको हम एक सेंटेंस का रूप देते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस बना देंगे, इसका एक सेंटेंस बना के हम यहाँ लिख देंगे। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट व्हाट प्लस एंड प्लस व्हाट से हो तो असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त उसे हम इट इज शॉकिंग या वंडरफुल या मीन लिख करके वर्ड एंड वर्ड को सेंटेंस का रूप दे देते हैं, उसको एक सेंटेंस बना देते हैं, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, उसको समझते हैं। जैसे इसको लिख लेना आप, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सच अ मैन and such a man and our prime minister, such a man and our prime minister, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे इसका मतलब हुआ कि सच अ मैन, कुछ ऐसा आदमी और हमारा प्रधानमंत्री, ऐसा देखो बोलते हैं हम, ये अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि इस प्रकार का आदमी और हमारा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता, ऐसे आदमी हमारे प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। जैसे किसी को देखा हमने, उसको देख कर कहेंगे अरे ये आदमी और प्रधानमंत्री, पूछो ही ना, मतलब कहना ही गलत। तो ऐसे अगर वाक्य की बनावट रहती है तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे इट इज शॉकिंग। क्या लिख देंगे? इट इज शॉकिंग, इट इज शॉकिंग। और आप चाहें तो इसके स्थान पे इट इज मीन भी लिख सकते हैं, अर्थ आ रहा है ना कि बड़ी मतलब तुच्छ बात है या बहुत शॉकिंग है कि कुछ ऐसे आदमी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो अगर ऐसे बनावट है, एक शब्द देखो, कुछ शब्द आए हैं, फिर कंजंक्शन एंड आया है, फिर कुछ शब्द आए हैं, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त हम लिख देंगे इट इज शॉकिंग। इस शॉकिंग के स्थान पे आप मीन भी लिख सकते हैं, वंडरफुल भी। यहाँ शॉकिंग का अर्थ आ रहा है इसलिए मैं शॉकिंग लिख रहा हूँ, और अगर मीन का भी अर्थ आ रहा है तो आप इसको मीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन का मतलब होता है तुक्ष, MEAN, मीन मतलब तुक्ष। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज शॉकिंग दैट, उसके बाद ये जो हमारा एंड से जुड़े हुए जो शब्द है ना, इसका हम क्या करेंगे, इसको हम एक सेंटेंस के रूप में बदल देंगे। इट इज शॉकिंग दैट सच अ मैन इज आवर प्राइम मिनिस्टर, इज आवर प्राइम मिनिस्टर। फुल स्टॉप लगा दिए, हमारा वाक्य बन जाएगा। आप देख रहे हैं ना, एकदम आसान है। सच अ मैन एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, वाक्य की बनावट शब्द, फिर कंजंक्शन एंड, फिर शब्द, तो उसको हमने बदल दिया इट इज शॉकिंग दैट सच अ मैन इज आवर प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत शॉकिंग है, बहुत आश्चर्यजनक है कि कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। मिटा देना इसको, मिटा देना। चलिए इसमें का एक एग्जांपल और बताऊं मैं, जैसे तो उसको भी देख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा कि दिस स्मॉल चाइल्ड, ये छोटा बच्चा, एंड इंटेलिजेंट, जैसे वाक्य की बनावट ऐसे है, मान लो ऐसे आ गया कोई वाक्य और इसका असर्टिव बनाने को कहता है, तो नियम वही रहेगा लगभग, अर्थ के अनुसार आप लिखेंगे। जैसे दिस स्मॉल चाइल्ड, ये छोटा बच्चा और बुद्धिमान
मतलब इतना छोटा है और बुद्धिमान है इतना। तो ये बोलने का तरीका होता है। इसका जब असर्टिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अर्थ के अनुसार हम लिख देंगे इट इज़ वंडरफुल। क्या लिख देंगे, इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ वंडरफुल, ये बड़ा अद्भुत है। उसके बाद दैट लिख करके आप ये जो एंड से जुड़े हुए शब्द है ना, इनको आप एक सेंटेंस बदल देंगे। दैट दिस स्मॉल चाइल्ड इज, क्या हो जाएगा, दैट दिस स्मॉल चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा, दिस स्मॉल चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे, बन जाएगा। इट इज़ वंडरफुल दैट दिस स्मॉल चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत वंडरफुल है कि इतना छोटा बच्चा बुद्धिमान है। क्लियर ना, अर्थ इससे वही आता है। बस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करते हैं, यू चेंज द फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। आप बिना मीनिंग को बदले, बिना अर्थ को बदले, आप उसके फॉर्म को बदलते हैं, उसकी बनावट, उसकी संरचना को बदलते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बदलते हैं। तो वो वैसे ही हमने किया। स्ट्रक्चर पहले था वर्ड, शब्द और शब्द, फिर बाद में आपने उसको एक असर्टिव सेंटेंस का जो क्रम था, जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट और वर्ब, वो मैंने कर दिया। सब्जेक्ट और वर्ब, बाकी आपका सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस बन गया, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर, मिटा दें इसको। चलिए, इसके बाद अंतिम नियम लिखिए आप। इसमें बहुत सारे नियम बन सकते हैं, लेकिन जो एक मतलब जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आएगा नहीं। चाहे आप KVS का TGT, PGT, PRT जो भी देख रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम में जैसे SSC बैंक या फिर और कोई वनडे एग्जाम हो, SSC का हो, बैंक का हो, कोई भी, वो सब में फ्रूटफुल है। और इंटर वाले बच्चे तो इसको देखें ही, लेकिन जितने भी कॉम्पिटेटिव हैं वो देख लें। और यहाँ से कुछ मतलब इसके अलावा और एक्सप्लेनेटरी में कुछ पूछते ही नहीं है। कुछ अगर टिपिकल आता है तो उसमें आप डरिए ना, पहली बात तो ये जान लीजिए। जैसे आप अकेले नहीं होते जिसको टिपिकल क्वेश्चन मिलता है। जैसे कभी कभी हमने जो नियम पढ़ा रहता है उस नियम से थोड़ा सा हट के दे देता है, तो कहीं तो आपका दिमाग भी काम करना चाहिए ना। अब सब जगह आपके उंगली पकड़ के वो थोड़ी ले जाएगा कि यहाँ चलो यहाँ चलो, कुछ तो अपना सेंस लगाना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि अगर टिपिकल आता है तो अकेले आपके लिए टिपिकल नहीं रहता है, वो सबके लिए टिपिकल रहता है। तो उसमें डू नॉट बी दैट, डू नॉट पैनिक। पहली बात तो पैनिक न करें आप, वो थोड़ा सा सेंस के अनुसार करेंगे तो हो जाएगा। तो लास्ट वाला हमारा जो नियम है उसको आप नोट करिए। जैसे लिखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव यहाँ पर रहेगा या एडवर्ब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स मतलब प्लस इन्फिनेटिव, ये रहे, और अंतिम में एक्सक्लेमेशन मार्क। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बनावट हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रहे, उसके बाद कोई इन्फिनेटिव रहे, ऐसे रहे, तो इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते वक्त, तो इसका असर्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। इसका असर्टिव बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ये जो ऑब्जेक्ट रहते हैं ना यहाँ पर, देखो आप जानते हैं कि जैसे बेसिक चीज़ें, जैसे आप जानते हैं कि आई जो होता है वो नॉमिनेटिव केस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा मी होगा। यू का यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है। तो ये कुछ राम का राम होता है, राम का सीता नहीं हो जाएगा, श्याम का घनश्याम थोड़ी हो जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए। तो अगर इतना आपको मालूम है तो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना, पहला तो इसका दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तरीके हम करेंगे क्या, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है इसका सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद वो जो एक ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो इज एम आर या जो वाज आप लगा दें, इज लगा दें चाहे वाज लगा दें, दोनों सही हैं। वो अर्थ के अनुसार लगाएंगे और टाइम को ध्यान में रखते हुए। चाहे इज लगाएंगे वो अर्थ के अनुसार, अगर इज आता है आपको लगता है कि प्रेजेंट की बात है तो आप इज लगाइए, आपको लगता है पास्ट की बात है तो वाज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ वर्ब भी आ सकता है अगर, और यहाँ कोई प्लूरल वो है, मतलब इज एम आर वाज वर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा यहाँ पर, वो तो आप जानते ही ना। एक बस हिसाब, जैसे मैं ऑक्सिलरी वर्ब ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप दिक्कत, ऑक्सिलरी वर्ब में अक्सर बी वर्ब ही आएगा। ऑक्सिलरी में ये बी वर्ब आएगा। बी वर्ब में क्या क्या आता है, बी वर्ब में इज एम आर वाज वर आता है। इज एम आर का प्रयोग आप करते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, और वाज वर का प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट में।
इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ई से इट और बाकी जो सिंगुलर होते हैं। एम का प्रयोग करते हैं केवल आई के साथ, आर का प्रयोग करते हैं यू के साथ, और जो प्योर लोग होते हैं मतलब यू वी दे जो भी रहता है उसमें उसके साथ करते हैं, और जो प्योर सब्जेक्ट आते हैं जैसे बॉयज़ गर्ल्स हो गया तो ये सब करते हैं। तो वाज वर्क भी सेम है, मतलब जो सिंगुलर सब्जेक्ट उनके साथ वाज आता है, आई के साथ भी वाज आता है, और बाकी जितने प्लूरल हैं जैसे यू वी दे और जो गर्ल्स बॉयज़ इनके साथ भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, वो बी वर्ब रहेगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप ये जो एडजेक्टिव रहेगा इस एडजेक्टिव को आप यहाँ पर लिख देंगे, और इस एडजेक्टिव को लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इनफ। क्या लिखेंगे, इनफ, ENOUGH, इनफ। और इनफ लिखने के बाद वो जो इन्फिनिटिव रहेगा इसको आप उतार लेंगे यहाँ पर। इनफ के बाद आप इन्फिनिटिव लिखेंगे, INFINIT। पहले आप इसको लिख लो, ये वाला तरीका मैं बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। पहले आप इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाले तरीके से बदलना सिखा दूं, उसके बाद फिर इसको इसी को बदलने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। तो इसको नोट कर लें, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं। मिटाऊँ इसको, चलिए। देखिए जैसे मैंने कहा कि हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, मतलब आप कितने दयावान हैं हमारी मदद करने को, मतलब आप हमारी मदद करते हैं, और बड़े हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करते हैं, और आप इतने कृपालु भी, इतने दयावान हैं कि आप हमारी मदद करते हैं। तो उसका एक तरीका है हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका असर्टिव बनाते वक्त आप लिख देंगे, अब यहाँ हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट फॉर्म आप लिख देंगे यू, इसके साथ आ जाएगा आर, जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रहेगा और डी वर्ब रहेगा वो। तो यू आर, उसके बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे यू आर काइंड, उसके बाद आप इनफ लिख देंगे, यू आर काइंड इनफ। उसके बाद ये जो इन्फिनिटिव रहेगा वो इन्फिनिटिव आप उतार लेंगे, तो हेल्प मी, यू आर काइंड इनफ टू हेल्प मी, यू आर काइंड इनफ टू हेल्प मी। तो ये असर्टिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। सिंपल ना, इट इज़ वेरी इजी पीजी। इंग्लिश में एक शब्द होता है जैसे वो चलता हिंदी में बोलते हैं आसान आसान, तो वैसे इंग्लिश में भी होता है इजी पीजी। क्या होता है, इजी पीजी। तो ये बड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, वैसे फॉर्मल नहीं बोलते हम लोग, इनफॉर्मली बोलते हैं। इट इज़ वेरी इजी पीजी। तो नियम आप लिखेंगे तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप नोट कर लें, इसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, पहले ही वीडियो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, और पहला वीडियो है तो कुछ अभी जैसे इट इज़ फर्स्ट वीडियो सो आई एम टायरो हियर, तो आई थिंक कि वो सब चीज़ें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा देना इसको। इसका दूसरा तरीका आप नोट करिए, जैसे अगर वाक्य की बनावट है वही रहेगा, उसका दूसरा तरीका क्या रहेगा, दूसरे तरीके में आप सबसे पहले लिख देंगे इट लिखेंगे, और आप उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, इट लिखेंगे, इट के साथ चाहे इज लिख दीजिए चाहे वॉज लिख दीजिए आप। अगर प्रेजेंट का टाइम चलता है तो आप इज लिखिए, अगर पास्ट का चलता है तो आप वाज लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट इज या वाज आप लिख देंगे। उसके बाद वहाँ पर जो एडजेक्टिव रहता है वो एडजेक्टिव आप लिखेंगे, हाउ के बाद का जो एडजेक्टिव रहता है उस एडजेक्टिव को आप लिख देंगे। उसके बाद आप पूरा वो एडजेक्टिव लिखेंगे, उसके बाद आप ऑफ लिखेंगे, मतलब उसके बाद जो शब्द रहते हैं आप सब उतार लेंगे। ऑफ लिख करके वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद वो जो इन्फिनिटिव रहता है उस इन्फिनिटिव को उतार देंगे आप। सिंपल। सबसे पहले आपके लिख देंगे इट, उसके बाद टाइम को देखते हुए इज या वाज लिख देंगे, चाहे इज लिखेंगे, अगर प्रेजेंट है इज लिखेंगे, और अगर पास्ट का टाइम आता है तो आप वाज लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उस एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसके बाद फिर आप ऑफ लिख करके वो जो ऑफ के बाद रहता है उसको आप पूरा उतार लेंगे। जैसे हमारा जो इसके पहले वाला सेंटेंस था हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इसी को अगर मैं बनाऊँ इस तरीके से तो कैसे होगा, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ऐसे। तो इसका अगर हम इस तरीके से बनाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट को देखते हुए अगर मैं बनाऊँ तो इसका हो जाएगा इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। उसके बाद अंत में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क आप हटा देंगे। इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो दो तरीके हैं, चाहे आप इससे सब्जेक्ट से बनाइए जो इसके पहले मैंने बनाया था, चाहे आप इस वाले तरीके से बनाइए, दोनों सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, आपका वाक्य ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर आप चाहे तो ना कुछ इम्फेसाइज करने के लिए वेरी वगैरह जैसे होते हैं वी आर वाई, वो भी लगा सकते हैं,
तो हर चीज़ थोड़ी बताई जाती है, जैसे इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ये भी हो सकता है। तो इतना तो आप समझदार हैं और ज्ञानी हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसको मिटा देना हम, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये आपका अंतिम नियम था, आखिरी नियम था। अब अगर आएगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर वो बनता है यहाँ से इस वाले टॉपिक से, तो इतना ही पूछेगा। इतना अगर आप तैयार करते हैं तो इतना ही पूछेगा। कुछ टिपिकल दे देता है तो उससे घबराए ना, वो टिपिकल आप ही के लिए नहीं रहता, वो सबके लिए रहता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो अगर वो आपको वेल्डन दे दे तो आप कहेंगे अरे वेल्डन तो हमको बताया नहीं गया है, तो थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा ना। इस वेल्डन को आप बदल दीजिए ना, यू हैव डन वेल, क्या दिक्कत है, यू हैव डन वेल कर दीजिए। तो कुछ टिपिकल ऐसे दे देता है वो, बाकी जो आएगा वो वहीं से आएगा जो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना चाहता हूँ कि इसी पे एंड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।